Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about Industry Dispute Act 1947 complete. In one video you will solve any query related to Industry Dispute Act. हमने बेसिक्स में इंडस्ट्री के फॉर्म्स, कंसेप्ट, प्रिवेंशन, सेटलमेंट, मशीनरी, फैक्टर्स और ट्रेंड्स, ये सारा हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है. आज हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे. So today as roadmap, firstly we will cover the foundation and definition, then we will cover prevention machinery, then settlement machinery, then instrument of coercion, then layoff, retrenchment and closure, then protection and penalty and schedule of industry relation code. क्या क्या चेंजेस है, ये हमारा कंप्लीट लेआउट है आज की वीडियो का. अगर आप धीरे धीरे स्लोली अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं और अपना इंडस्ट्री डिस्प्यूट का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा ट्रिकी है. इसमें थोड़े नंबरिंग भी है, असेसरीजिंग भी पूछ लेता है आपसे, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा है. तो अगर आप स्लोली से एक बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो आप देखोगे आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ ये वीडियो देखनी पड़ेगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन एंड डेफिनेशन, जो कि हमारा एक्ट में सिस्टमेटिकली मैं आपको सेक्शन भी बताऊंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है, फाउंडेशन एंड डेफिनेशन. देन इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट का सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे. इनेक्टमेंट कब हुआ, 11 मार्च 1947 को. ओके, देन आपका उसके बाद इन्फोर्समेंट डेट क्या आई आपकी, 1 अप्रैल 1947. तो आपको पता है कि डेट में पार्ट ऑफ फोर्स में तो आपका 1 अप्रैल नहीं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अच्छा कब वो फोर्स में आया, तो योर आंसर इज 1 अप्रैल 1947. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके लिए बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी. अब आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहां पे प्रिवेंशन भी हो, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटलमेंट होता है, प्रिवेंशन नहीं है. इसका मेन ऑब्जेक्ट आपका सेटलमेंट रहेगा. प्रोसेस क्या है, ये क्या करता है, गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कमैन, वर्क कमिटी ट्राई करते हैं, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट होने से बचाते हैं. देन रिलीफ वर्कमैन इन मैटर जैसे ले ऑफ, रिट्रेचमेंट, क्लोजर, उनमें भी थोड़ा सा हमें रिलीफ देते हैं वर्कर को. एंड ये हमारा इंडस्ट्री डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछे गए एग्जाम में, डेट पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से, पीवाईक्यू ट्रैप कहाँ से हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव से. देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2A. आप याद रखना जो सेक्शन 2 है उसमें सारी डेफिनेशन ही आती हैं. तो अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, concept before any legal action is taken to dispute is referred to the tribunal. We must know which government has jurisdiction over the specific industry. कोई भी लीगल एक्शन, डिस्प्यूट कैसे कौन ट्रिब्यूनल को रिफ्यूट करता है, तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रेफर करती है. जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहेंगे हम, कोई भी इंडस्ट्री जो अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो क्या कहलाएगी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट. रेलवे, मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड, कंटेनमेंट बोर्ड्स, बैंक, ये सारी हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये सारी कैटेगरी. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी सारे सेंट्रल. अगर इनमें कोई डिस्प्यूट आता है तो ये कौन करेगा, इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, फॉर ऑल अदर एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉलिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. बस इन सब के अलावा सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में. ये जो रेलवे, मेजर पोर्ट्स, माइन, ऑयल फील्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के अलावा सारी स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं. जैसे ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लोकल हॉस्पिटल. अगर आज से कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाए कि माइन और स्टेट रोडवे की बेसिस पे कि इनमें कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, तो आपको पता है माइंस में कौन है, माइंस में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है. ओके, कहीं हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करें, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वो कौन देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है. देन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. डेफिनेशन क्या है इंडस्ट्री की, सबसे पहले कोई भी बिजनेस, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन J के अंदर है, ये बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग एनी सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन. इनका कहना है कि कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी हो, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपके एम्प्लॉयर हैं, बुला रहे हैं आपको, उसमें कोई भी सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, कोई भी ऑक्यूपेशन है वर्कमैन का, वो आपकी इंडस्ट्री कहलाएगी. अब लैंडमार्क जजमेंट,
जैसे एक हुआ था हमारा बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा, 1978 में एक केस हुआ था उसके बेसिस पे। तो जो जस्टिन कृष्णा अय्यर थे उसने थोड़ी सी इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इंडस्ट्री को। तो अगर क्या था, एक एक्टिविटी इंडस्ट्री फुलफिल दीज 3 क्राइटेरिया, तो उनका कहना था कि ये 3 क्राइटेरिया के अंदर हमारी इंडस्ट्री फॉल होनी चाहिए। पहला सिस्टमेटिक एक्टिविटी, कोई भी इंडस्ट्री है वो क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज कॉन्सिस्टेंटली होनी चाहिए, ना कि कोई कैजुअल बॉडी हो, ठीक है। सेकेंड है कॉपरेशन, कॉपरेशन मीन्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए गुड्स एंड सर्विस का, जो कि ह्यूमन वांट और विशेष को सेटिस्फाइड कर सके, तभी वो इंडस्ट्री कहलाएगी। तो अगर वो कभी एग्जाम में पूछ ले कि किसके बेसिस पे, तो आपका आंसर होगा कि अगर इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई तो कौन सा केस था, तो कौन सा था, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा 1978। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें क्या हुआ था, तो आपको पता ट्रिपल टेस्ट थी जो कि हमारा किसी भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया। तो ये 3 चीज देखो, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज प्लान होना चाहिए, देन कॉपरेशन, एम्प्लॉय के बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और 3 प्रेजेंट इन इंडस्ट्री सेक्शन टू सेटिस्फाई, ये सारी चीजें होंगी जब वो इंडस्ट्री कहलाएगी। ओके, तो अब आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई। देन डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, अब आपको पता है इंडस्ट्री रिलेशन कोड आया तो वर्कमैन की भी डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले सारे इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो जो चेंजेस आए इंडस्ट्री रिलेशन कोड उसे हम पढ़ेंगे। तो वर्कमैन क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी अप्रेंटिस employed in any industry to do manual, unskilled, skilled, technical, operation, clerical, supervisory work for hire or reward। कोई भी वर्कर, कोई भी पर्सन जो मैनुअल काम हो या अनस्किल हो या स्किल हो या टेक्निकल हो या ऑपरेशन हो, क्लरिकल हो, सुपरवाइजर हो, और उसे हम वर्कमैन कहते हैं। कौन कैटेगरी में नहीं आते हैं वर्कमैन की में, ये आपको जरूर देखना है, कौन नहीं आते, क्योंकि वो पूछ लेगा ना, ये तो पूछेगा नहीं कौन आते। देखो, एयर फोर्स, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, पर्सन एम्प्लॉय पुलिस सर्विस ऑफिसर एम्प्लॉय प्रेजेंट, पर्सन एम्प्लॉय मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जैसे कोई अगर आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर तो आई एम नॉट गोइंग गेट फॉल कैटेगरी इन द वर्कमैन। ओके, देन पर्सन एम्प्लॉय इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेज एक्सीडिंग 10,000 पर मंथ। अब कोई भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी का है जो 10,000 से ज्यादा कर रहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा, पर आपको पता है अब इसकी लिमिट एक्सटेंड हो गई है, 18,000 हो गई है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया है। नॉट एनटीएलएफ, देखो उसने पूछ लिया कि विच अमंग फॉलोइंग नॉट अ वर्क अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, तो आपको कभी कभी वो क्या पूछ लेगा, मैनेजर या सुपरवाइजर, क्योंकि आपको पता है मैनेजर सुपरवाइजर इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ओके, जब वो अगर आपका सुपरवाइजरी है तो अगर उसका 18,000 से कम होगा जब भी आएगा, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग। देन इंडस्ट्री डिस्प्यूट क्या, ये भी सेक्शन 2 के में क्या दे रखा है, पहला इंडस्ट्री डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट डिफरेंस बिटवीन द, कोई भी डिस्प्यूट है जो डिफरेंस है हमारा किसके बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, देन एम्प्लॉय एंड वर्कमैन के बीच में, देन वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि इसकी 2 कंडीशन है इंडस्ट्री डिस्प्यूट की। पहली कि कोई पार्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आधे कंसेप्ट तो आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे एक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर। तो जनरली इंडिविजुअल, अब आपको अब क्या आप देख सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्प्यूट हमारा इंडस्ट्री डिस्प्यूट नहीं होता जब तक कोई भी आपकी ट्रेड यूनियन या नंबर ऑफ वर्कर आपको सपोर्ट नहीं करें। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया, सेक्शन 2 के अंदर एक्सेप्शन क्या आ गया कि कोई ऐसा इंडिविजुअल डिस्प्यूट है जैसे एम्प्लॉय है डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच और टर्मिनेशन, अगर ये 4 कंडीशन में अगर आपका इंडिविजुअल डिस्प्यूट है तो ये क्या माना जाएगा, एज ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसने कहीं ना कहीं प्रमोशन और ट्रांसफर की बात करी है तो क्या वो इंडस्ट्री डिस्प्यूट होगा, नो। आंसर होता है जब कोई टर्मिनल, डिसमिसेस, रिट्रेंच, डिस्चार्ज होगा जब भी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये हमारे प्रोटेक्ट कर रहा है वर्कर की सिक्योरिटी वेजेस को। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, देखो ट्रेड यूनियन है, जनरल है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट है, सेक्शन 2A इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, डीम्ड इंडस्ट्री डिस्प्यूट जब माना जाएगा जब आपकी 4 कंडीशन
आएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको अच्छे से लॉ समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो हम उसके बेसिस पे इसको और एड ऑन करें। देन इंडस्ट्री डिस्प्यूट। अब सेकंड पार्ट, अब हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली। देखो बहुत स्लो पढ़ेंगे हम, जैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड पार्ट आ गया प्रिवेंशन मशीनरी वर्क कमिटी। वी ऑलरेडी डिस्कस इन मेनी वीडियो इंडस्ट्री रिलेशन, इंडस्ट्री डिस्प्यूट कंसेप्ट। आई मुझे ऐसा लग रहा है आपको रट गई होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वर्क कमिटी, जो कि सेक्शन 3 के अंदर आई। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड है इन प्रीसीडिंग 12 मंथ एंड कम से कम प्रीसीडिंग होनी चाहिए 12 मंथ तक, तब वो वर्क कमिटी बना सकते हैं। कंस्टिट्यूशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव बोथ एम्प्लॉय, क्योंकि ये क्या है बाइपेटाइट स्टैच्यूरी, पहली स्टैच्यूरी बाइपेटाइट कमिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ एम्प्लॉय वर्कमैन इंगेज इन द एस्टेब्लिश, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के दोनों के एक साथ बराबर प्रोपोर्शन में आएंगे। देन selection, workman represent must be chosen in consultation with the registered trade union in an establishment। और वर्कमैन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किसके बेसिस होगा, जो हमने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन करी है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, उसके बेसिस पे आप रिप्रेजेंट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है इसकी, प्रमोट मेजर सिक्योरिंग प्रिजर्विंग अमेनिटी इन गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए लिमिट कितनी होती है, तो योर आंसर इज 100 प्लस वर्कर। देन फंक्शन क्या होता है, रिकमेंडेशन, एडवाइजरी, सजेशन होता है। इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते, और वेजेस के ऊपर तो होता ही नहीं है। ठीक है, देखो इस प्रमोट अमोटी एंड गुड रिलेशन जस्ट लाइक दैट। देन नोटिस ऑफ चेंज, चैप्टर 2 है सेक्शन 9। अब आपको क्या करना है, अगर कुछ भी होना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयर अचानक मेरी सर्विस की कंडीशन, मेरे आवर्स, मेरे लीव, मेरा शिफ्ट को अचानक चेंज नहीं कर सकते हैं, तो नो सरप्राइज, इसमें सरप्राइज नहीं देना आपको, नोटिस ऑफ चेंज। अगर आप मेरी शिफ्ट चेंज करना चाह रहे हैं, आप मेरे वर्किंग आवर्स चेंज करना चाह रहे हैं, या मेरे लीव में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको मुझे 21 डे का नोटिस देना पड़ेगा। तो an employee cannot suddenly alter the condition of service, wage or leave to any workman to their disadvantage without the proper इंटिमिडेशन। तो आप उसको कहीं ना कहीं जिससे वर्कर को डिसएडवांटेज हो रहा है, तो आप उनकी चीजें चेंज नहीं कर सकते। द एम्प्लॉय मस्ट गिव अ फॉर्मल नोटिस टू वर्कमैन लाइकली टू अफेक्टेड द वेट फॉर 21 डे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टू चेंज। आपको क्या करना है, 21 दिन चेंज करने से पहले 21 दिन पहले नोटिस देना है, जब भी आप उसमें, और वेट करना है 21 दिन का, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। कनेक्शन टू शेड्यूल, जी रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई इन मैटर ऑफ फोर्थ शेड्यूल। जो चेंजेज हैं, अगर अब एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि कौन से शेड्यूल के अंदर, ठीक है, आपका चेंजेज आता है, नोटिस ऑफ चेंज है, तो योर आंसर इज फोर्थ शेड्यूल। एग्जाम्पशन है कि कब जरूरत नहीं होती, जब आपको पता है कि इफ द चेंज इज ऑलरेडी ऑर्डर, अगर किसी अवार्ड है सेटलमेंट डे ऑलरेडी चेंज कर दिया, तब आपको ये है कि जब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। क्या क्या, फॉर वर्कर कवर्ड बाई स्पेसिफिक सिविल सर्विस गवर्नमेंट रूल इन सर्टेन इमरजेंसी एक्सीडेंट, इनमें आपको जरूरत नहीं है। तो आपकी टाइम लिमिट क्या है, 21 डे। ओके, मैचिंग क्वेश्चन पूछ लेगा 9 सेक्शन 9 के अंदर कौन सी शेड्यूल के अंदर है, तो आपका आंसर होना चाहिए फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये आता है। देन ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, चैप्टर 2 सेक्शन 9C। ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट को हैंडल करता है। जैसे इंडस्ट्री डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो हमारा सबका एक ग्रुप ऑफ पीपल यूनियन का जो प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करता है, लेकिन ये क्या करता है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट को करता है। तो इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री डिस्प्यूट, जब अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 2009 में, तब वो पूछ लेता है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी जब कब हुआ था, तो आपको आंसर होना चाहिए 2009। कब एप्लीकेबल है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट अंडर 20 और मोर वर्कमैन। ठीक है, जहां 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन हैं, तो आपका क्या होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी आप सेटअप कर सकते हैं। और वर्कर कमेटी क्या कहता है, 100 का था। कंपोजिशन लिमिट, द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी शैल कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड 6। तो इनका ये कहा है कि ज्यादा 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर उसमें कोई विमेन वर्किंग है तो एक विमेन भी होना चाहिए। अब इसकी लिमिट हमारी 10 हो गई है, जो इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 आया है, इससे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एज इट इज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई माइंड में कंफ्यूज नहीं होगा कि अब मैं इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ूं या इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट पढ़ूं। पहले पूरा इंडस्ट्री डिस्प्यूट पढ़े, फिर इंडस्ट्री रिलेशन का क्या क्या चीजें जाए वो पढ़ेंगे। अब
एक मेंबर होना जरूरी है। टाइम फ्रेम क्या है, जीआरसी मस्ट कंप्लीट प्रोसीडिंग, उसके पास 30 दिन का टाइम होता है जब से आपने रिटन एप्लीकेशन दी है, जब से 30 दिन के अंदर आपको सॉल्व कर देना चाहिए। अगर अपील में अगर वर्कमैन अगर सेटिस्फाइड नहीं है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी से, तो वो डायरेक्टली कहा जा सकता है डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयर। ओके, डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय सीईओ, उसके पास वो मस्ट डिस्पोज इन विद इन 1 मंथ के अंदर। अगर वहां भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर बाहर एडजुडिकेशन के पास जा सकता है। क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन हैवली टारगेट द नंबर 20+ वर्कर, मैक्सिमम 6 एंड 30 डेज रिजोल्यूशन टाइम। तो ये आपका पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने इसको एडॉप्ट करा है। देन देखो जस्ट लाइक दैट, एप्लीकेबिलिटी इंडस्ट्री 20+ वर्कर, गिवन रिलेशन कमिटी, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव, वर्कमैन, मैक्सिमम 6 नंबर एंड 30 डेज का रिजोल्यूशन टाइम। अब हम पार्ट 3 की तरफ जाएंगे, सेटलमेंट ऑफ मशीनरी। ओके, देन फर्स्ट क्या होता है हमारा, कंसिलेशन। फर्स्ट स्टेप है अगर सेटलमेंट के, क्योंकि इसका जो काम होता है इसका रिवॉर्ड देना नहीं है लेकिन इसका सेटलमेंट करना होता है। देन इसमें फर्स्ट कंसिलेशन में 2 होंगे हमारे, कंसिलेशन ऑफिसर जो कि सेक्शन 4 के अंदर है और बोर्ड ऑफ कंसिलेशन सेक्शन 5 के अंदर है। कैंसिलेशन ऑफिसर में क्या है, अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, ऑफिसर अपॉइंट करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका रोल क्या होता है, मीडिएट इन द प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट। ये क्या करता है, मीडिएटर का तरह काम करता है कि कम से कम सेटलमेंट को प्रमोट करता है, कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट को रोकता है। देन टाइम लिमिट क्या होती है, इसकी भी टाइम लिमिट होती है कि इसको रिपोर्ट गवर्नमेंट को विद इन द 14 डे कमिटमेंट ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग के अंदर इसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। देन अब आता है हमारा बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। ये होती है अपॉइंटेड एड हॉक फॉर स्पेसिफिक, जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक डिस्प्यूट होता है, जब हम बोर्ड ऑफ कंसिलेशन अपॉइंट करते हैं। इसमें क्या होगा, आपका चेयरमैन होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, 2 और 4 अदर मेंबर होंगे जो कि हमारे इक्वल नंबर्स में होते हैं। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, मस्ट सबमिट रिपोर्ट विद इन द 2 मंथ्स। तो अगर मैच द फॉलोइंग गारंटी, यहाँ से क्या आ सकता है और कितना होगा कंसिलेशन ऑफिसर का जो टाइम है रिपोर्ट सबमिट का 14 डे, कंसिलेशन बोर्ड का 2 मंथ्स। आप याद रखिएगा इसका काम अवार्ड देना नहीं है, इसका काम क्या है, सेटलमेंट करना। देखो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट टाइम लिमिट फॉर रिपोर्ट 14 डे एंड बोर्ड ऑफ कंसिलेशन का क्या है 2 मंथ्स ऑफ रिपोर्ट सबमिशन टू द गवर्नमेंट। देन कम टू द इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। देन फिर आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब किसी स्पेसिफिक मैटर में कोई फैक्ट रिलेटेड फैक्ट फाइंडिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको वो क्या करती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सेटल का फंक्शन नहीं होता, जो ना इसका कोई काम होता है। इसका काम क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग बॉडी, मतलब इस जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसके रिलेटेड में क्या क्या फैक्ट है, क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या क्या किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या एक्चुअल में कहाँ कहाँ सर्वे करना है, इस सब का काम होता है। फिर ये अपना जो फैक्ट है वो किसको रिपोर्ट करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, 1 और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर एक से ज्यादा है तो एक उसमें चेयरमैन होगा। टाइम लिमिट इसकी 6 मंथ है। जैसे अभी हमने कंसिलेशन ऑफिसर की देखी तो उसका 14 डे था, फिर हमने बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की देखी तो उसका 2 मंथ्स है। ऐसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आपको पता है इंक्वायरी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका क्या है 6 मंथ है। तो अगर वो पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में कि प्योरली फैक्ट फाइंडिंग है, सेटलमेंट के लिए नहीं है, तो योर आंसर इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड टाइम लिमिट इज 6 मंथ। देन कम टू द पावर रिफर्स, मतलब कौन कौन सी पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिफर्स करती है डिस्प्यूट के लिए। तो रूल ऑफ रेफरेंस क्या है, कोई भी डिस्प्यूट जो हमारा लेबर कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाता, आपको तो पता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे रेफर करती है। तो डिस्क्रिशनरी रेफरेंस क्या होगा, जो डिस्क्रिशनरी मतलब जो उसके पास चॉइस होती है गवर्नमेंट के पास कौन सा डिस्प्यूट को गवर्नमेंट के पास भेजना है, मतलब गवर्नमेंट को कौन से डिस्प्यूट बोर्ड कोर्ट ट्रिब्यूनल को भेजना है और कौन से डिस्प्यूट नहीं भेजने। तो ये क्या होगा, डिस्क्रिशनरी रेफरेंसेस है, मतलब चॉइस है रिफर करने की। देन सेकंड है मैंडेटरी रेफरेंस, एक्सेप्शन। अगर डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस यूटिलिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी है गवर्नमेंट को कोर्ट भेजना ही पड़ेगा, ट्रिब्यूनल भेजना ही पड़ेगा। वैलिड, और क्यों, क्योंकि उसको कहाँ करना है, उसे डिस्प्यूट को स्टॉप कराना है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर टू सेंड द मैंडेटरी। अगर ऐसा रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आए द गवर्नमेंट वांट टू रिफर एवरी डिस्प्यूट, योर आंसर इज नो, क्योंकि डिस्क्रिशनल में तो है लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो वैलिड स्ट्राइक नोटिस में उसमें वो नहीं है, उसको मैंडेटरी है। ओके, देन आते हैं वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, चूजिंग योर ओन जज। ओके, अब हमारा कंसिलेशन हो गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, अब हम आ गया
कि ये क्या करती है, कोर्ट के पास ना जाके पहले वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को चूज कर लेती है। एम्प्लॉय एंड वर्कमैन कैन अग्री इन राइटिंग टू रिफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेट ऑफ देयर, जैसे मुझ में और मेरे जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनके साथ हम लोग का अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो हम दोनों ने क्या किया, अग्री कर लिया कि किसी एक अपनी दोनों की चॉइस से हमने एक आर्बिट्रेटर को बुला लिया। ये कब का है, ये डिस्प्यूट कोर्ट में जाने से पहले, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले ही ये एग्रीमेंट हो जाता है। आर्बिट्रेटर कौन चूज करता है, पार्ट जॉइंटली, दोनों पार्टी मिलकर आर्बिट्रेटर चूज करेंगे। इवन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल कैन एक्ट एज आर्बिट्रेटर चूज द बाइब्रेट, अगर वो चाहे तो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है अगर वो चाहे तो पीवाईक्यू का टाइमलाइन इज ठीक है। आर्बिट्रेटर अग्री हैपन बिफोर द स्टेट स्पॉन्सर टर्मिनल और लेबर ट्रिब्यूनल जाने से पहले आपको वॉलंटरी आर्बिट्रेशन चूज करना होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से। देन अल्टीमेट अथॉरिटी, अब आगे आपकी लास्ट, अगर कुछ नहीं है तो आपको इन अथॉरिटी के पास जाएगा जो कि 3 टायर एडजुडिक्शन सिस्टम कहलाता है। तो अब पहला क्या है हमारा, फर्स्ट टायर बार में, तो पहला है हमारा लेबर कोड जो कि सेक्शन 7 के अंदर है। देन इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A, नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B। तो अब लेबर कोड क्या है, कौन से मैटर देखता है, सेकंड शेड्यूल के, लीगलिटी, स्ट्राइक, लॉकआउट, डिस्चार्ज, डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, विड्रॉ द कस्टमरी कंसेशन, मतलब ये कैसे देगा, लीगलिटी की बेसिस पे देखेगा। ओके, स्ट्राइक। इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल क्या देखेगा, सेकंड शेड्यूल जहां 100 से ज्यादा वर्कमैन है, और थर्ड शेड्यूल वेज, बोनस, प्रोविडेंट फंड, आवर्स ऑफ वर्क, रूल ऑफ डिसिप्लिन, ये सारी चीजें देखेगा। देन थर्ड है नेशनल ट्रिब्यूनल, कंस्टिट्यूट ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन सबके फीचर क्या है कि सब में एक सिंगल पर्सन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि जुडिशियल क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज है। देखो ये तो अभी हमारा करंट सिस्टम है, लेकिन आपको अगर पढ़ा हो, अभी मैं प्रीवियस में बताया तो, जो इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने लेबर कोड को अबॉलिश कर दिया है और लेबर कोड के सारे जो देखता था वो सब इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के पास आ गए हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद करने की जरूरत है। देखो इस तरीके से लेबर कोड सेकंड शेड्यूल देखता है स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, रूल रेगुलेशन। इंडस्ट्रियल सेकंड और थर्ड शेड्यूल मैटर देखता है जहां 100 से ज्यादा, नेशनल ट्रिब्यूनल जुरिडिक्शन, नेशनल इंपोर्टेंट है, मल्टी स्टेट डिस्प्यूट को देखता है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट टायर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबर कोड के बारे में। तो एडजुडिक्शन लेबर कोड कंस्टिट्यूट किसके द्वारा होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कैन बी सेंट्रल और स्टेट हो सकती है, जैसे रेलवे माइंस है तो सेंट्रल हो जाएगी अप्रोप्रिएट, और इनके अलावा है तो स्टेट हो जाएगी। कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पर्सन, एक ही पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाता है। व्हाट केस दे डू हियर, क्या क्या केस सुनते हैं जो भी सेकंड शेड्यूल के हैं, लीगलिटी, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्चार्ज, डिसमिसल, वर्कमैन इंक्लूड रिसेंटमेंट, इलीगलिटी ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट एंड कस्टमरी कंसेशन। क्वालिफिकेशन क्या रहती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, ये पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस ही, ठीक है, he judge of high court, he has been district judge or additional district judge at least 3 years, or he held any judicial officer in India for at least 7 years, and he has been presiding officer state labor court at least 5 years। मतलब ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंसान के पास, तभी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है। या तो जज हो हाई कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट जज हो, उसे एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर हो जो 7 ईयर का होना चाहिए, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो स्टेट लेबर कोर्ट का एटलीस्ट 5 ईयर का। तो मैच ऑफ फॉलो पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो वो कैसे पूछेगा, 3 ईयर किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, 7 ईयर हमारा जुडिशियल ऑफिस के लिए, ठीक है, इस तरीके से वो पूछ लेते। तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज, अब तो ये अबॉलिश हो गया लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं एग्जाम। देन सेकंड टायर इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल का सेकंड टायर क्या है हमारा, ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये भी वन बॉडी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एंड जुडिशियल ब्रॉडर पावर, इसके पास थोड़ा सा ब्रॉडर है, सेकंड शेड्यूल भी है और थर्ड शेड्यूल भी। अब तो ये सारा मर्ज यही दिखता है, लेकिन अभी हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट 1947 पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। थर्ड शेड्यूल एग्जांपल हाई वैल्यू केस, वेज, कंपनसेटरी, अदर अलाउंसेस, बोनस, फंड, और ये सारी चीजें दिखता है। द 100 वर्कमैन एक्सेप्शन, इसमें 100 वर्कमैन का एक्सेप्शन रूल था। थर्ड शेड्यूल कौन देखता है ट्रिब्यूनल को, जहां डिस्प्यूट 100 वर्कमैन से ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो वो भी लेबर कोर्ट की जगह इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल चला जाता है। इफ द डिस्प्यूट अफेक्ट नॉट मोर देन 100 वर्कमैन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफर टू द लेबर कोर्ट इंस्टेड, ठीक है, तो फिर वो वहां पे चला जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट बी हैव बीन हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज फॉर 3 ईयर एंड द 7 ईयर जुडिशियल ऑफिसर डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे ये वाला नहीं अप्लाई हो रहा, बस इतना ही हो कि अब डिस्ट्रिक्ट जज हो 3 साल के लिए या हाई कोर्ट का जज हो। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट टायर,
कॉमन रूल, जो नेशनल ट्रिब्यूनल जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, नेशनल ट्रिब्यूनल जो हमारी इंपोर्टेंस गवर्नमेंट इंपोर्टेंस के लिए देखते हैं, नेशनल इंपोर्टेंस के लिए कंस्टिट्यूट ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंस्टिट्यूट करती है। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट, कोई भी डिस्प्यूट जो हमारा नेशनल इंपोर्टेंस की इंपोर्टेंस पे है, जो अफेक्ट कर रहा हो हमारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड मोर देन वन स्टेट, जब एक स्टेट से ज्यादा, जब 2-3 स्टेट को कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अफेक्ट कर रहा है, तब हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल आएगा। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारा जो है वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। ओवरराइड पावर क्या है? इफ अ मैटर रिफर टू द नेशनल ट्रिब्यूनल, तो अब उनको अगर कोई भी मैटर डायरेक्ट आपका नेशनल ट्रिब्यूनल चला गया, तो आपको लेबर कोड, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, जनरेशन के पास उनका ऑलरेडी ओवर हो जाएगा, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो नेशनल ट्रिब्यूनल ही टैकल करेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर डिस्क्वालीफाई कब होंगे? सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो भी लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है और हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड कंटिन्यू इन ऑफिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर इफ ही इज नॉट अ इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही एज अटेंड, अगर उसने 65 ईयर की एज अटेंड कर ली तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो योर आंसर इज 65 ईयर। और अगर कभी कभी पूछ रहे नेशनल ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करता है, तो योर आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। देन फाइनल, अब अवार्ड एंड सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। अब हम सपोज करो कि एक फ्लो बनता जा रहा है, आपने डेफिनेशन पढ़ी, फंडामेंटल पढ़े, फिर आपने अपनी प्रिवेंशन पढ़े, ठीक है, वर्क कमिटी ग्रीवेंस, फिर आपने सेटलमेंट पढ़े, फिर आपने सेटलमेंट में भी अब आपने फाइनल एडजुडिकेशन पढ़ लिया। अब एडजुडिकेशन में क्या होता है? अवार्ड या सेटलमेंट। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली आते जा रहे हैं। बाइंडिंग द पार्टी, अवार्ड वर्सेस सेटलमेंट। तो सबसे पहले सेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट क्या है? कोई भी रिटन एग्रीमेंट जो कि इंप्लॉयर वर्कमैन के साथ हो रहा है, एदर ड्यूरिंग कंसिलिएशन और डायरेक्टली, या तो कंसिलिएशन के दौरान हो रहा है या डायरेक्टली हो रहा है, देन इज कॉल्ड द सेटलमेंट। ओके, जो कि कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन देता है, या फिर आपस में वो बाइपेटाइट कमिटी जो होती है वो आपस में सॉल्व करती है, देन इज कॉल्ड द कंसिलिएशन। देन अवार्ड क्या होगा? एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री डिस्प्यूट बाय इंडस्ट्री लेबर कोर्ट, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। अवार्ड क्या होगा? जब आपकी इंडस्ट्री डिस्प्यूट हो जाता है, जब आप लेबर कोर्ट के पास चले गए, जब आप नेशनल ट्रिब्यूनल के पास चले गए, जब वहां से आपको अवार्ड मिलता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड मिल गया, जब वो अवार्ड कहलाएगा। मतलब आपको कोई कंपनसेट देना पड़ा, आपको कोई इम्प्रिजमेंट हो गई, इट्स कॉल्ड द अवार्ड। तो आपको पता होना चाहिए सेटलमेंट और अवार्ड में डिफरेंस क्या है। पीरियड ऑफ ऑपरेशन, सेटलमेंट क्या है? बाइंडिंग द पीरियड अग्री ओपन, इफ नो पीरियड अग्री बाइंडिंग फॉर 6 मंथ। अगर दोनों पार्टी ने साइन कर दिए तो वो रहेगा, अगर कोई भी पीरियड नहीं हुआ है तब भी वो 6 मंथ के लिए बाइंडिंग में आप नेचर में रहते हुआ। अवार्ड क्या है? रिमेन इन ऑपरेशन 1 ईयर, ठीक है, और गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड कर सकती है 1 ईयर टू 3 ईयर्स तक। तो ये आपके अवार्ड्स हो गए। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, बोथ कंटिन्यू टू बी बाइंडिंग इवन आफ्टर एक्सपायरी अंटिल वन पार्टी गिव द नोटिस, रिटन नोटिस ऑफ अदर पार्टी इंडिकेटिंग देयर इंटेंशन टू टर्मिनेट। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन क्या है? अगर दोनों पार्टी बाइंडिंग है, जब तक एक पार्टी उसे 2 मंथ का नोटिस नहीं दे देगी रिटन में, ठीक है, तो बोथ कंटिन्यू द बाइंडिंग इवन आफ्टर एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी भी हो गया तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक पार्टी को 2 मंथ का नोटिस, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे अग्री हो गई तो पार्टी अग्री तो बाइंडिंग है 6 मंथ के लिए, लेकिन आपने वो 6 मंथ एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर आपने नोटिस देना पड़ेगा 2 मंथ्स का, तभी आप वहां से बाइंडिंग ऑफ को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। रिटन नोटिस टू अदर पार्टी इंडिकेटिंग देयर इंटेंशन टू टर्मिनेट। मेमोराइज आपको क्या करना है? सेटलमेंट डिफॉल्ट कितना है? 6 मंथ का, ठीक है। अवार्ड क्या है? 1 ईयर का, और टर्मिनेशन नोटिस आपका 2 मंथ्स का है। देन कम टू द पार्ट 4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन। देखो अब हम पार्ट 4 पर आ गए, हमने सेटलमेंट देख लिए सारे। देन अब टू द स्ट्राइक एंड लॉकआउट। वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इन डिटेल, बट अगर हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ते हैं। स्ट्राइक क्या है? सेक्शन 2 के अंदर इट्स द सीजेशन ऑफ वर्क ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। ये क्या है? वर्क को स्टॉप कर देते हैं कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री में, जहां तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्राइक। देयर मस्ट बी कंसिडर्ड रिफ्यूजल टू कंटिन्यू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? ये कहीं ना कहीं रिफ्यूज कर रहे हो कंटिन्यू वर्क करने के लिए, जहां पे अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया है, उसको अपनी चीजों को मनवाने के लिए, देन वो क्या कहलाएगा? स्ट्राइक करेगा। वेपन क्या है? ये किसके लिए? वर्कमैन के लिए, क्योंकि वर्कमैन अपनी वेजेस को
अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए स्ट्राइक करती हैं। ये क्या है, एम्प्लॉय इनिशिएटेड फॉर्म है, जो कि हम सारी स्ट्राइक के फॉर्म डिटेल में पढ़ चुके हैं। लॉकआउट क्या है, इट मीन्स टेम्पररी क्लोजिंग, ठीक है, टेम्पररी क्लोजिंग है, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे क्या है, जो मालिक आपसे मना कर देगा, आप उसने क्या कर दिया, अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, अपनी एम्प्लॉयमेंट है जो इंडस्ट्री उसने अपनी क्लोज कर दी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जिससे कि आप उसमें कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहां पे वर्कर एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉय रखने से मना कर रहा है। और अगर कभी पूछा जाए तो ये क्या टेम्पररी है, क्योंकि परमानेंट क्लोजिंग क्या कहलाएगा, क्लोजर। लॉकआउट हमेशा टेम्पररी है। देन वेपन किसके लिए, एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर को लगता है कि हमारे जो वर्कर है वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड डोमिनेट जा रहे हैं, तब वो लॉकआउट कर देगा, ठीक है। ये इसके लिए वर्कमैन के लिए स्ट्राइक है लॉकआउट, एंड स्ट्राइक है वर्कमैन के लिए वेपन, और एम्प्लॉयर के लिए लॉकआउट है। अगर एनटी आस्क एग्जैक्ट डेफिनेशन लॉकआउट, तो आपको पता होना चाहिए क्या है स्ट्राइक का, हो तो आपको इस तरीके से याद होनी। देखो, लॉकआउट बाय मैनेजमेंट, टेम्पररी क्लोजर, और ये हमारी स्ट्राइक। देन अब आते हैं स्ट्रिक्टेस्ट रूल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब स्ट्राइक एंड लॉकआउट का पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सेक्शन 22 में क्या कंडीशन है। तो पहला रूल क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होंगी, रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन नॉट सिंपली गो ऑन स्ट्राइक, डिक्लेयर लॉकआउट ओवरनाइट, एडवांस नोटिस मैंडेटरी। आप भले स्ट्राइक करो, आप भले एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, इफ यू आर इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यू हैव टू सबमिट अ नोटिस। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो 4 गोल्डन कंडीशन है, नो स्ट्राइक लॉकआउट विदाउट, इनके बिना आप स्ट्राइक और लॉकआउट पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नहीं जा सकते। पर आपको एक बात बता दो, अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड के अंदर अब आपको 14 डे का नोटिस देना कंपलसरी हो गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी, आप हर तरह की स्ट्राइक लॉकआउट में जाओगे तब भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो गिविंग अ नोटिस टू द एम्प्लॉयर वर्कमैन विद इन द 6 वीक बिफोर द स्ट्राइक और लॉकआउट। सबसे पहले आपको स्ट्राइक लॉकआउट जाने से पहले 6 वीक पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर, अगर आप लॉकआउट कर रहे हो तो आपको वर्कर को नोटिस देना पड़ेगा, और अगर आप बोल स्ट्राइक कर रहे हो तो वर्कमैन को नोटिस देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को, ठीक है। दोनों को नोटिस देना पड़ेगा 6 वीक पहले, ओके। Within the 14 day of giving such notice, meaning you must wait at least 14 day after the giving notice before taking action. अगर आपको 14 नोटिस देने की, जैसे आपने 6 वीक पहले नोटिस दे दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन का वेट करना पड़ेगा उस नोटिस का, जब आप कहीं कोई एक्शन लोगे। मतलब आप उससे पहले 14 दिन से पहले कोई एक्शन ले ही नहीं सकते हो, आपको 14 डे का वेट करना पड़ेगा, मतलब 14 डे ऑफ गिविंग सच ए नोटिस टू बिफोर टेकिंग ऑक्शन। देन बिफोर ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन नोटिस, क्या डेट एक्सपायरी, डेट स्ट्राइक लॉकआउट की उस नोटिस में मेंशन होना चाहिए। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलेशन प्रोसीडिंग, सोचो आपके कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जो कंसिलेशन ऑफिसर के पास है, तो आप एंड 7 डे आफ्टर द कंक्लूजन सच अ प्रोसीडिंग, तो आप उसका पूरा कंक्लूजन आ जाए उसके 7 दिन के बाद ही आप नोटिस स्ट्राइक लॉकआउट पे जा सकते हो, प्रोसीडिंग में आप नहीं जा सकते हो। कोई भी पेंडेंसी चल रही है बिफोर द कंसिलेशन ऑफिसर, 7 डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच अ प्रोसीडिंग, तभी आप जा सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 वीक 14 डे, ये आपको पता होना चाहिए। 6 वीक का जो नोटिस है और उसके बाद 14 दिन का आपको उस नोटिस का वेट करके ही कोई एक्शन सकते हैं। देखो डे 0 है, 6 वीक वैलिडिटी पीरियड है, हमारा इशू नोटिस हो गया 6 वीक का, ठीक है। अब डे 0 से डे 42 तक आपने कोई भी नो स्ट्राइक लॉकआउट करोगे, कूलिंग ऑफ पीरियड है, देन उसके बाद ही आप कोई एक्शन परमिटेड होता है, ओके। देन जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन क्या है फॉर ऑल द इंडस्ट्री, जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट का क्या है, अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट वेदर पब्लिक यूटिलिटी और ऑर्डिनरी, मतलब वो तो हमारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए थे, अब ये जनरल है सारी इंडस्ट्रीज के लिए। रूल क्या है, नो वर्कमैन शैल गो ऑन स्ट्राइक, नो एम्प्लॉय शैल डिक्लेयर लॉकआउट ड्यूरिंग, कब कब वो नहीं जा सकता है। पेंडेंसी बिफोर अ बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, अगर आपको बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में कोई भी वर्क चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस प्रोसीडिंग में या 7 डे आफ्टर द कंक्लूजन आप नहीं जा सकते, एटलीस्ट 7 डे के बाद ही आप स्ट्राइक लॉकआउट में जा सकते हैं। पेंडेंसी बिफोर द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, अगर आपका लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 2 मंथ आफ्टर द, तो यहाँ पे आप 2 मंथ के बाद जा सकते, 2 मंथ से पहले नहीं जा सकते। पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर 2 मंथ आफ्टर द कंक्लूजन
अब 2 मंथ, यहाँ पे भी 2 मंथ के बाद जा सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ अवार्ड सेटलमेंट ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट अवार्ड इज ऑपरेशन, कोई ऐसा ऑपरेशन में प्रोसेस चल रही है तो इसमें भी आप कोई भी सेटलमेंट अवार्ड है तो वहां पे भी आप नहीं जा सकते। जब आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ पे अवार्ड सेटलमेंट हो रहा है नेशनल ट्रिब्यूनल में, तब भी आप नहीं जा सकते ड्यूरिंग में। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड क्या है, कंसलेशन का क्या है 7 डे है, देन पेंडेंसी और उसका आर्बिट्रेशन लेबर कोर्ट का हमारा क्या है 2 मंथ्स है। तो ये हमारे जनरल प्रोविजन है सारी इंडस्ट्री के। देन इलीगल स्ट्राइक एंड फाइनेंशियल एड, क्रॉसिंग द लाइन, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक लॉकआउट, ए स्ट्राइक इज लॉकआउट डिक्लेयर इलीगल। कब कब कोई स्ट्राइक लॉकआउट इलीगल कहलाएगी, जब आप कंटामिनेशन सेक्शन 22 का करोगे, पब्लिक यूटिलिटी रूल और जनरल प्रोविजन रूल का करोगे। जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में बताया ना कि आपको क्या करना है, 6 वीक का नोटिस देना है, फिर 14 दिन है, फिर 7 दिन है। ऐसे सेक्शन 23 का बताया कि 7 दिन है, फिर 2 महीने, इनका अगर प्रोविजन करोगे तो आपकी स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल कहलाएगी। देन इंटरेस्टिंग क्लॉजेस क्या है, स्ट्राइक डिक्लेयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल लॉकआउट, वाइस वर्सा इज नॉट अ इलीगल, जैसे को तैसा अलाउड है, ठीक है। अगर आपने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, ओके, देन कंसिक्वेंसेस उसका क्या होगा, इलीगल लॉकआउट होगी, वाइस वर्सा है। तो आप ये हमारी फिर इलीगल नहीं कहलाएगी, ओके। प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एड, नो पर्सन शैल नोइंगली एक्सपेंड अप्लाई एनी मनी टू डायरेक्ट फर्दरेंस सपोर्ट एनी इलीगल। आप इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट पर कोई भी फाइनेंशियली मनी उस पर स्पेंड नहीं कर सकते जानबूझ के, पेनल्टी लगेगी और आपको 6 मंथ की जेल भी हो सकती है और 1000 आप मतलब स्ट्राइक लॉकआउट करने के लिए आप पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, ओके। तो सेक्शन 24 आपको पता होना चाहिए कि इलीगल स्ट्राइक कब है, जब आप इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और आप उनका रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप फंडिंग कर रहे हो लीगल स्ट्राइक को तो पनिशेबल है अंडर द सेक्शन 25। देन अब हम आए पार्ट 5, ले ऑफ रिट्रेसमेंट एंड क्लोजर। इसमें सारी फैसिलिटी हमारा पूरा प्रोसेस दे रखा है। अब देखो इकोनॉमी, अब ले ऑफ रिट्रेसमेंट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 उसमें टेम्पररी ले ऑफ क्या होता है, टेम्पररी है, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, परमानेंट टर्मिनेशन। पहले या तो आपको ले ऑफ रिट्रेसमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। ले ऑफ पे जब आपकी स्कैरसिटी होगी, पावर की, रॉ मटेरियल की, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, तो आप क्या करते हो, जब आपकी मशीन में, जब आपका बजट नहीं बन रहा है, जबकि कंपनी में क्राइसिस आ गई, आपके में कोई रॉ मटेरियल नहीं है और मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, तब आप क्या करते हो, ले ऑफ कर देते हो, ठीक है। तो वर्कमैन इसमें क्या करता है, वेट करता है, टेम्पररी इनेबिलिटी टू प्रोवाइड वर्क, क्योंकि वो टर्मिनेशन ही है, वहां पर वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, उसकी कंपनी में फिर से ये सारी चीज आएगी, फिर से वो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन रिट्रेसमेंट क्या होगा, परमानेंट टर्मिनेशन, डाउन साइजिंग, सरप्लस स्टाफ, कॉजेज सरप्लस बाय इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। तो वो टर्मिनेट कर देता है, तब वो रिट्रेसमेंट कहलाता है। ले ऑफ हमारा टेम्पररी है, ओके। ये आपको डिफरेंस पता चाहिए। देन टेम्पररी जॉब लॉस, ले ऑफ क्या है, अब हम इस द्वारा से पढ़ते हैं। The failure, refusal or inability or employer to give a employment to a workman whose name or muster roll, जिन लोगों का नाम रजिस्टर है मस्टर रोल पे और उन वर्कर को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा एम्प्लॉयर, देन वो कहलाएगा ले ऑफ। रीजन क्या होता है ले ऑफ का, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल, अकोमोडेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी एंड नेचुरल क्लाइमेटी। राइट टू कंपनसेशन क्या है, a laid off workman who has completed at least 1 year continuous service entitled to compensation equal to 50% of total basic wages and DA। अगर आप 1 साल से ज्यादा, अगर आप रजिस्टर्ड हो मस्टर रोल पे, अगर आप 1 साल से ज्यादा उस कंपनी में काम किए हो, अगर कोई कंपनी आपको ले ऑफ में भेज दी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 50% ऑफ टोटल बेसिक वेजेस और DA देना पड़ेगा। कंपनसेशन कब डिनाइड हो जाएगा, जब वर्कर रिफ्यूज कर ले, रिफ्यूज कर दे। जैसे कंपनी ने ऑफर किया कि यस आपको 50% टोटल बेसिक वेजेस देंगे, लेकिन कब कंपनसेशन उसको नहीं दिया जाएगा वर्कर को, इफ वर्कर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव। सपोज उसकी कंपनी में शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल, उसने अदर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया सेम एस्टेब्लिशमेंट में विद इन द 5 मील ऑफ रेडियस। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने रेडियस के बीच में देता है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसको जो 50% ऑफ वेजेस नहीं मिलेगा। इफ वर्कर डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द एस्टेब्लिशमेंट एट द अपॉइंटमेंट टाइम एट लीस्ट वंस अ डे, अगर वो एक दिन में एक बार भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट में, तब भी उसको ले ऑफ नहीं मिलेगा। इफ द ले ऑफ इज ड्यू टू द स्ट्राइक, अगर ले ऑफ हो रहा है हमारे स्ट्राइक के कारण या स्लो डाउन ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कर, किसी वर्कर के द्वारा अनदर पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तब भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो व्हाट परसेंटेज बेसिस गिवन ले ऑफ कंपनसेशन, योर आंसर इज द 50%, ओके। देन परमानेंट जॉबलेस, जैसे जॉब लॉस, दिस इज द रिट्रेसमेंट।
आपको पता है 50% है, अगर आप उससे इतना हो गया, देन अब आता है ट्रिमिंग द वर्कफोर्स। जब आपको लगता है आपकी में कंपनी में वर्कफोर्स ज्यादा, तो आपने क्या किया, उसको ट्रिम कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया, रिट्रेंच कर दिया। ये टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन एनी रीजन और व्हाट्सएवर, कुछ भी रीजन हो सकता है, अदरवाइज देन अ पनिशमेंट इनफेक्ट वे ऑफ डिसिप्लिन, मतलब पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर रीजन हो, जब वो टर्मिनेट करता है तब हम उसे रिट्रेचमेंट कहते हैं। कौन कौन रिट्रेचमेंट की कैटेगरी में नहीं आते? वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन, रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन और रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, आप अपनी एज पे पहुंच गए तब वो रिट्रेचमेंट नहीं कहलाएगा, या आपने खुद ही आपने एग्जिस्ट कर दिया। टर्मिनेशन ड्यू टू द नॉन रिन्यूअल और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म आपका एक्सपायरी होगा तब भी नहीं कहलाएगा। और टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कंटिन्यू इल हेल्थ ऑफ वर्कमैन, आप डेली मतलब आपका मेडिकल रिपोर्ट अच्छा नहीं है तब भी आप नहीं कहलाएगा रिट्रेचमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट रिट्रेचमेंट अंडर द सेक्शन 2, कौन सा नहीं है? तो आप इनमें से ऑप्शन दे देगा, तब आपको आंसर पता होना चाहिए। ओके, देन रूल ऑफ रिट्रेचमेंट। रूल ऑफ रिट्रेचमेंट क्या है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर रिट्रेचिंग अ वर्कमैन विद द लास्ट 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस द एम्प्लॉय, अगर आप एक साल से काम कर रहे हैं तो रिट्रेचमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 1 month का नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा रिट्रेचमेंट का, और उस नोटिस पर लिखना पड़ेगा। पे कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 day एवरेज पे ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, और आपको क्या करना है? 15 दिन का एवरेज पे, जितना भी उसने ईयर कंप्लीट किया, जैसे उसने 1 year किया तो 1 year का जो आपका होगा 15 day एवरेजेस देना पड़ेगा। ऐसे उसने 5 year किया है पर उसका जो एक्सेस होना चाहिए 6 months से ज्यादा, तब वो 1 year कंसीडर करेगा। प्रोसीजर ऑफ रिट्रेचमेंट क्या होता है? द लीफो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। The employee shall ordinarily retrench the workman who was the last person employed। आपने देखा सबसे ज्यादा कोई भी क्राइसिस आती है किसी भी कंपनी, तो सबसे पहले जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हीं की ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हम सबको लगता है अब हमारी जॉब जाने वाली है, क्योंकि लीफो ही ये रूल कहता है कि जो सबसे लास्ट में आया उसकी जॉब इनसिक्योर है। ठीक है, रीएम्प्लॉयमेंट रिट्रेचमेंट वर्कमैन, इफ द एम्प्लॉय हायर अगेन रिट्रेच वर्क मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द न्यू एप्लीकेंट। अगर आपको लगता है कि आपको अगर फिर से हायर कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो न्यू एप्लीकेंट्स आएंगे उनसे ज्यादा हम प्रेफरेंस किसको देंगे? जो रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय हैं, जो टर्मिनेट हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए 15 day ईयर कंपनसेशन या लीफो प्रिंसिपल, तो ये इस टाइम आपको पता होना चाहिए। तो ये रूल है रिट्रेचमेंट। अब आते हैं बिग कंपनी रूल, चैप्टर 5B, स्पेशल प्रोविजन ऑफ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। क्या क्या प्रोविजन है हमारे लार्ज एस्टेब्लिशमेंट के, तो ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, द चैप्टर 5B अप्लाई स्ट्रिक्टली ऑन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट नॉट बीइंग सीजनल, सीजनल की बात नहीं हो रही, ठीक है। इन विच 100 और मोर वर्कमैन वर एम्प्लॉयड इन एवरेज पर वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 month, एंड ये वहां पे एप्लीकेबल होगा। ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे? जहां पे आपकी इंडस्ट्री, पहली बात तो सीजनल नहीं होनी चाहिए, नॉन सीजनल हो रही। सीजनल मतलब कभी 6 महीने काम किया फिर नहीं किया, ये। और 100 या 100 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए एवरेज हर साल में, ठीक है। एवरेज पर वर्किंग डे प्रीसीडिंग 12 month, ओरिजिनली इट वाज 300 था, अब फिर ये 100 हो गया। द कोर डिफरेंस क्या है प्रायर परमिशन में? अंडर द चैप्टर 5A स्मॉल फर्म के लिए था, यू जस्ट गिव अ नोटिस पेड टू रिट्रेंच, ठीक है। तो वहां पे क्या था, जब छोटी कंपनी है तो आपको क्या करना है, बस नोटिस दे दो और रिट्रेंच कर दो। लेकिन चैप्टर 5B के अंदर क्या, एम्प्लॉय कैन नॉट बी ले ऑफ, रिट्रेंच, क्लोज डाउन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपकी बड़ी फर्म है तो आप जहां 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो आप बिना गवर्नमेंट को नोटिस दिए आप ले ऑफ, रिट्रेंच और क्लोज डाउन नहीं कर सकते। तो टफर नोटिस पीरियड क्या है अंडर द 5B? रिट्रेचमेंट का 3 month नोटिस, प्रायर परमिशन कंपेयर, पहले में क्या था 1 month का नोटिस दे दो तो आप रिट्रेचमेंट कर सकते हो एम्प्लॉय का, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 month का नोटिस देना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लोजर में मस्ट अप्लाई टू प्रायर परमिशन एटलीस्ट 90 day, अगर आप क्लोजर कर रहे हो तो कम से कम 90 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रिप्लाई विद इन 60 day, अगर गवर्नमेंट ने 60 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो आप समझ लेना कि आपको क्लोजर का परमिशन मिल गया है, ठीक है। 90 days का नोटिस है। तो यहाँ से P/Q में क्या सकते हैं, नॉर्मल रिट्रेचमेंट क्या था चैप्टर 5 में 1 month नोटिस का, स्पेशल रिट्रेचमेंट जहाँ 100 से ज्यादा 3 month नोटिस पर प्रायर परमिशन। देन एप्लीकेबिलिटी लिमिट क्या है, जहाँ 100 से ज्यादा वर्कर है यहाँ ये रिट्रेचमेंट और क्लोजर के लिए रूल फॉलो होते हैं। क्रिटिकल डिफरेंस जैसे मैं बता दूं, अप्लाई स्टेब्लिशमेंट जो होते हैं हमारे 100+ वर्कमैन, चैप्टर B मैंडेटरी प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट इनके लिए मैंडेटरी है। अगर आप परमिशन नहीं ली जाएगी तो ये इलीगल कहलाएगा। ओके,
एंड वॉइड कहलाएगा। देन कम टू द पार्ट 6 प्रोटेक्शन एंड पेनल्टी। देखो हम पार्ट वाइज करते जा रहे हैं, आप ब्रेक लेके फिर नया पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा, अगर इंडस्ट्री डिस्प्यूट मुझे एक ही बार में पढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ चल रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वर्कमैन। ये सील्ड है, जब कोई पेंडेंसी चल रही है तब आप उनके साथ उनकी सर्विसेज को, उनकी वर्किंग कंडीशन को, उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिंग द वर्कमैन ड्यूरिंग द डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, ये सेक्शन आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग है, conciliation officer before conciliation officer labor court criminal employee cannot alter the working condition of service their disadvantage। तो इनकी इन चार सारी चीजों को नहीं अल्टर कर सकते अगर आपका डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग में है। तो सेक्शन 31 मैटर कनेक्टेड टू डिस्प्यूट, अगर एम्प्लॉय कैन नॉट अल्टर सर्विस, एम्प्लॉय आपकी सर्विस कंडीशन ना आपको डिस्चार्ज कर सकता है ना आपको पनिश कर सकता, और फॉर द मिसकंडक्ट कनेक्टेड टू डिस्प्यूट, बिना नोटिस दिए बिना परमिशन लिए अथॉरिटी से जहां पे आपकी पेंडिंग चल रही है, ठीक है। सेक्शन 32 में कौन से मैटर कनेक्टेड नहीं है डिस्प्यूट से, एम्प्लॉय डिस्चार्ज डिसमिस कर सकता है मिसकंडक्ट की, पर नॉट कनेक्टेड टू डिस्प्यूट, पर वो डिस्प्यूट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो कंडीशन है, या तो वर्कमैन को 1 मंथ का वेजेस दो और एप्लीकेशन अथॉरिटी अप्रूवल, जहां वहां से अप्रूवल लो कि यस आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो। तो ये होती है हमारी सील, मतलब बचा के रख रहे हैं आपको पेंडेंसी में, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयर क्या है, पावरफुल। देन वीआईपी वर्कर। अब नाउ कम टू द प्रोटेक्टेड वर्कमैन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन कौन होते हैं? दे आर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफिस पीयर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कनेक्टेड टू द एस्टेब्लिशमेंट। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, ऑफिस पीयर होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंदर। तो अब इनके लिए तो अब्सोल्यूट है, ठीक है। एब्सोल्यूट सील का क्या काम करती है? वेदर द मैटर इज कनेक्टेड टू द ऑन गोइंग डिस्प्यूट और नॉट, अब डिस्प्यूट चल रहा है मैटर या नहीं चल रहा है। एम्प्लॉयर स्ट्रिक्टली प्रोविडेड फॉर्म, एम्प्लॉयर क्या है, इनके लिए स्ट्रिक्टली प्रोविजन है कि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और डिसएडवांटेज उनको नहीं कर सकता। कंडीशन ऑफ सर्विस जिससे प्रोटेक्ट वर्कमैन को प्रॉब्लम हो रही है, डिसएडवांटेज मिल रहे हैं, वो नहीं कर सकता, और डिस्चार्ज डिसमिसल भी नहीं कर सकता, ठीक है, प्रोविडेड फॉर्म में। एम्प्लॉय कैन ओनली टेक दीज एक्शन, कब ले सकता है? जब वो एक्सप्रेस रिटन परमिशन ले अथॉरिटी ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड और लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल बिफोर द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। पेंडिंग प्रोसीडिंग से पहले ये सारी अगर अप्रूवल रिटन में ले लेगा तभी वो कर सकता है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि लॉ स्ट्रिक्टली केप हाउ मेनी वर्कर गेट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। तो वो गेट कितने वर्कर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन पाते हैं, मतलब एकदम डायरेक्ट जो हमारे ऑफिस वियर है वो है 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। जितने भी एम्प्लॉयड हैं वर्कमैन उसका सिर्फ 1% पाते हैं। मिनिमम आपके 5 होने चाहिए और मैक्सिमम आपका 100 है, इतना आपको प्रोटेक्टेड वर्कमैन मिल सकता है। डायरेक्ट कंप्लेन एंड मनी रिकवरी, वर्कर काउंटर अटैक और रिकवरी ऑफ ड्यू। कंप्लेन एंड इफ एम्प्लॉयर वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 अल्टर सर्विस कंडीशन, अगर इनको करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, तो अग्रीव वर्कमैन जो उनसे सहमत नहीं है वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को, और अथॉरिटी विल बी ट्रीट द कंप्लेन एज इफ देयर डायरेक्ट रेफरेंस टू डिस्प्यूट प्रोसीडिंग पास और ओवर। तो जो अथॉरिटी है वो उसकी कंप्लेन को डायरेक्ट रेफरेंस कर देगी ट्रिब्यूनल में, और फिर उसके बाद उसको अवार्ड या पनिश मिलेगा। रिकवरी ऑफ मनी ड्यू crucial section, money is already determined and known, workmen apply the appropriate government then issue a certificate of collector recover money at year of land revenue। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी मनी को भी रिकवर कर सकता है। मनी बेनिफिट नीड टू कंप्यूट कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन वैल्यू ऑफ बेनिफिट ड्यू टू द वर्कर नीड टू डिटरमाइन, वर्कर मस्ट बी अप्लाई टू लेबर कोड विल कंप्यूट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बेनिफिट। मतलब उसने ये कहने का मतलब ये है इसके बारे में कि अगर उसके साथ ऐसा होता है प्रोटेक्टेड वर्कमैन के साथ, तो वो डायरेक्टली जाके ट्रिब्यूनल में उसको एज ए कंप्लेंट कर सकता है अथॉरिटी के पास और अपनी मनी को रिकवर कर सकता है। तो अगर पूछा जाए 30C अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर मेयर रिकवरी ऑफ अननोन अमाउंट एंड लेबर कोड फॉर कंपटीशन, और लेबर कोड है वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा आपका अननोन अमाउंट को कि कितना आपको देना है। डोंट्स ऑफ लेबर लॉ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सेक्शन 25T के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट एम्प्लॉय वर्कमैन अंडर ट्रेड यूनियन कमिटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। उन्होंने बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर हो, वर्कमैन हो, ट्रेड यूनियन हो, ये प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। तो उसके लिए आपको पेनल्टी दी जाएगी अगर आपने किया अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, तो आपको क्या 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट और 1000 तक फाइन है। तो जो 5th शेड्यूल जो हमारा है उसमें हमारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस
रिटिन डाउन है। जैसे एम्प्लॉयर की तरफ से क्या हो सकता है, स्पॉन्सर है डमी, एम्प्लॉयर कंट्रोल, मतलब एम्प्लॉय क्या कंट्रोल कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है उनको, अबॉलिश कर रहा है रेगुलर वर्क को, उनके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से। वर्कमैन की तरफ से क्या हुआ, एडवाइज एक्टिवली सपोर्ट इलीगल, आप कहीं ना कहीं इलीगल स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हो, घेराव कर रहे हो, फोर्सिंग वर्कर टू ज्वाइन अंडर थ्रेट्स, तो ये यूएलपी हो जाएगी वर्कमैन के लिए। तो ये अब सिनेरियो दे देगा कि यस ग्रुप ऑफ मेंबर, जो ग्रुप ऑफ वर्कर है लॉक कर दिया मैनेजर को ऑफिस में, तो ये यूएलपी है या नहीं, तो 100% यूएलपी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इलीगल स्ट्राइक है ये। ओके, देखो जस्ट लाइक एम्प्लॉयर कैसे कर सकता है, डोमिनेशन इंफ्लुएंस, सेटिंग और डमी यूनियन, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, कोरिशन कर सकता है, बैड फेथ, सरफेस बार्गेनिंग पढ़ी ना, सरफेस बार्गेनिंग कर सकता है, बाई वर्कमैन, कोर्सन, इलीगल स्ट्राइक, घेराव, ये सारी चीजें कर सकता है। देन कौन कौन सी पेनल्टी है, तो इलीगल स्ट्राइक अगर वर्कमैन कर रहे हैं तो उन्हें 1 मंथ का इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू द 50 रुपीज है। इलीगल लॉकआउट एम्प्लॉय कर रहे हो तो 1 मंथ का तो है सेम, पर 1000 है, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय थोड़ा इकोनॉमिक हाई रहता है और लेबर हमारा इकोनॉमिक थोड़ा लो रहता है। इंस्टिगेशन इंसाइटमेंट ऑफ इलीगल, अगर कोई वो कर रहा है इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, इंस्टिगेट और इंसाइटमेंट मतलब जान इंटेंशनली कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 6 मंथ और फाइन अप टू द 1000। गिविंग फाइनेंशियल एड, अगर कोई लीगल स्ट्राइक को पैसा दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसे 6 महीने की जेल और 1000 रुपीज का फाइन लगेगा। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट अवॉर्ड कर दिया तो आपको 6 मंथ का मिलेगा और आपको 200 रुपीज कंटिन्यू ब्रीच पे करेगा। क्लोजिंग डाउन विदाउट द प्रायर नोटिफिकेशन, आपने क्या किया अपनी कंपनी को शट डाउन कर दिया, तो 6 मंथ का है आपका इम्प्रिजमेंट। अब आते हैं पार्ट 7, 5 शेड्यूल एंड इंडस्ट्री रिलेशन कोड। अब ये हमारा लास्ट है। अब इसमें पढ़ेंगे, एक तो मास्टर समरी पढ़ेंगे, कौन कौन से शेड्यूल इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर कौन कौन से शेड्यूल में क्या आता है, और इंडस्ट्री रिलेशन कोड के अंदर क्या क्या चेंज आए। तो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 5 शेड्यूल पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर ये पूछ रहता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, एयर, रेलवे, कोल, पावर, आयरन स्टील, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फायर, फूड स्टफ, मेजर पोर्ट, ये सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किसके अंदर डिफाइन है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं मैटर ऑफ लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट के, मैंने बताया ना सेकंड शेड्यूल के, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्चार्ज, विड्रॉ कस्टमर, इलीगलिटी। थर्ड शेड्यूल के अंदर आते हैं इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, वेजेज अलाउंस, मतलब थोड़ा ब्रॉड है, आर ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल, लीव, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड, रेशनलाइजेशन। एंड फोर्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर नोटिस चेंज, अगर आपको कोई भी सर्विस चेंज करनी है तो आपको 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर अभी मैंने बताया अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आती हैं, जो कि हमारी एम्प्लॉयर और वर्कमैन की जो होती हैं, जो प्रोहिबिटेड होती हैं। तो ये सारे शेड्यूल आपको पता होना चाहिए अच्छे से, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। देन अब आया इंडस्ट्री रिलेशन कोड, कौन कौन सी चीजें हमारी चेंज हुई हैं अब तक हमने जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा। तो इंडस्ट्री रिलेशन हमने बोला 1 इन द 4 न्यू लेबर कोड पास्ड ऑन सिंप्लीफाई मॉडर्नाइज, इन्होंने कहीं सिंप्लीफाइड किया है, हमारा मॉडर्नाइज किया इंडियन लेबर लॉ का, तो उन्होंने अमेलगेमेट कर दिया 3 हिस्टोरिकल एक्ट को एक सिंगल कोड में। ट्रेड यूनियन एक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 we discussed today already। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब आप सोशल सिक्योरिटी मिलेगी तो आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट नॉट मर्ज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तो ऑलवेज कीप नेम 3 एक्ट योर फिंगर टिप्स। फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक कोड, क्योंकि इनमें ये कोड एक्ट इंक्लूड नहीं है, आपके 3 एक्ट इंक्लूड। ओके, देन क्या लिमिट है, क्या रीडिफाइन किया, तो अभी मैंने बताया कि जैसे हम बात करें ओल्ड लिमिट वर्सेस न्यू लिमिट, तो ओल्ड लिमिट क्या थी, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में सुपरवाइजर अगर 10,000 कमा रहा है तो वो वर्कमैन कहलाएगा, लेकिन इंडस्ट्री रिलेशन कोड में पहली बात तो वर्कमैन की को चेंज करके वर्कर लेके आए, ठीक है, और उसका सैलरी कितना कर दिया, इंक्रीज कर दिया 18,000, अगर कोई 18,000 तक कमा रहा है तब भी वो वर्कर कहलाएगा। तो एक तो ये चेंज है, याद रखिएगा इसे। ग्रीवेंस रिलेशन कमिटी पहले क्या था, 6 मेंबर थे मैक्सिमम, ठीक है, एक फीमेल थी, लेकिन इंडस्ट्री रिलेशन कोड में क्या कर दिया, अब इसे 10 मेंबर कर दिया है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, एडुकेट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, बट 10 मेंबर होने चाहिए, पहले क्या था 6। एजुडिक्शन मशीनरी अपग्रेड क्या हुआ, न्यू कोड प्रपोज नहीं किया गया, 2 मेंबर इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल आया कि 1 तो जुडिशियल मेंबर था, अब क्या है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। पहले क्या था, एक सिंगल प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिस्टम था हमारा
ओल्ड इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में। ओके, ये चेंज आए और एक लेबर कोड हमारा अबॉलिश कर दिया। अब स्ट्राइक एंड रिट्रेसमेंट में क्या चेंजेस आए? स्ट्राइक लॉकआउट में जैसे पहले क्या था, 14 डे का एडवांस नोटिस मैंडेटरी था जब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस में, लेकिन अब क्या हुआ है, 14 डे एडवांस नोटिस है, मैंडेटरी है सारे इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में। नो इंडस्ट्री कैन गो स्ट्राइक विदाउट द प्रायर नोटिस। नोटिस रिमेन वैलिड फॉर 60 डेज, 60 डेज तक वो वैलिड रहता है। ठीक है, अब स्पेशल प्रोविजन क्या है ले ऑफ रिट्रेसमेंट एंड क्लोजर का? पहले क्या था, 100 था। ठीक है, अगर हम चैप्टर 5B की बात करें तो 100 या उससे ज्यादा है तो अब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अब क्या है, अब 300 आ गया, मीनिंग द थ्रेशोल्ड इज ऑफिशियली इंक्रीज 300 और मोर वर्कर, मीनिंग कंपनी विद अप टू 99 वर्कर कैन हायर फायर विदाउट सीकिंग प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। 299 तक अब उन्हें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो इजीली ले ऑफ रिट्रेसमेंट कर सकती है। पहले क्या था, 100 के बाद आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। देन अब आया नेगोशिएशन यूनियन। पहले क्या है, रिकॉग्निशन नहीं थी, फिक्सिंग ट्रेड यूनियन मल्टीप्लिसिटी। पहले क्या था, 7 मेंबर था तो आप क्या करते हो, इजीली ट्रेड यूनियन बना देते थे, फिर बाद में प्रॉब्लम होती थी। तो अब एक नेगोशिएशन का अंग है। प्रॉब्लम क्या था, ओल्ड एक्ट में कंपनी हैज 5 डिफरेंट ट्रेड यूनियन वो शुड एम्प्लॉय नेगोशिएट, मतलब बहुत सारी ट्रेड यूनियन होती थी जिससे क्या होता है, क्लियरली स्टैच्यूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है, इंडस्ट्री रिलेशन कोड में उन्होंने क्या किया, स्टैच्यूरी कंसेप्ट कर दिया, नेगोशिएशन यूनिट और नेगोशिएशन काउंसिल फॉर सोल कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो क्या रूल लेके आए, 51% रूल, कि अगर किसी ट्रेड यूनियन के पास 51% या उससे ज्यादा वर्कर मस्टर रोल पे असाइन है तो वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कहलाएगी सोल नेगोशिएशन यूनियन, मतलब वो डायरेक्टली जाके एम्प्लॉय के साथ अपना डिस्कस कर सकती है। 20% रूल कहाँ है, अगर कोई सिंगल यूनियन के पास 50% वन से ज्यादा मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करेगी, नेगोशिएशन काउंसिल फॉर्म करेगी। मतलब वो क्या करेगी कि जो भी काउंसिल है जिनके पास 20% से ज्यादा वर्कमैन का सपोर्ट है तो वो हर उस यूनियन से एक रिप्रेजेंटेटिव लेगी, फिर उसे नेगोशिएशन काउंसिल का फॉर्म लेगी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लीजिएगा सोल यूनियन काउंसिल इंक्लूजन, तो आपका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए, 51% और 21%। थैंक यू सो मच। अब हमारा इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट कंप्लीटली फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के PYQ और इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप